नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज़ को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज़ को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे ही एग्ज़ामों में इस सीरीज़ से आपको काफ़ी लाभ मिलने वाली है, क्योंकि इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट रिलेवेंट है। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत की वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में नीचे दिए गए कौन से कथन सही है। पहला कथन है, पहली शताब्दी ईस्वी तक विभिन्न प्रकार के विशेष शल्य चिकित्सा उपकरण आम प्रयोग में थे। अर्थात यहाँ पे हमको समझना होगा सुश्रुत के माध्यम से, सुश्रुत संहिता के माध्यम से, जैसे ये सब प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं और ये सारे पुष्टि करते हैं कि पहली शताब्दी ईस्वी तक जो भी यहाँ पे विशेष शल्य चिकित्सा उपकरण यहाँ पे प्रयोग में थे। और इसमें मेंशन भी किया गया है सुश्रुत संहिता में कि इस प्रकार यू प्रकार का जो भी शल्य क्रिया से संबंधित उपकरण होता था उसका प्रयोग किया जाता था। इसीलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, मानव शरीर में आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण तीसरी शताब्दी ईस्वी तक शुरुआत से हो गया था। यह कथन बिल्कुल ही गलत होगा। ऐसा कोई सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो यह बताता है कि भारत में तीसरी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत तक आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हो रहा था। सोचिए, अगर आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हो रहा होता तो आज तो फिर विज्ञान कहाँ से कहाँ चला गया होता। आज भी बहुत सारी चैलेंजेज होती है आंतरिक प्रत्यारोपण को लेके, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। हालांकि सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख किया गया है, जिसमें नाक वगैरह के जो खाल होता है उसके लोलों का उपयोग अन्य भागों को बदलने के लिए यहाँ पे किया जाता था। तीसरा है, कोण की जया की अवधारणा को 5वीं शताब्दी ईस्वी में जाना जाता था। बिल्कुल ही करेक्ट है। कोण की जया की अवधारणा 5वीं शताब्दी ईस्वी में जानी जाती थी, जो आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत की ओर आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत की ओर भी संकेत करती है। चौथा स्टेटमेंट है, चक्रीय चतुर्भुज की अवधारणा 7वीं शताब्दी ईस्वी में जानी जाती थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त के कार्यों में भी यहाँ पे देखा जा सकता है, जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी तक इसकी भी अवधारणा यहाँ पे दी जाने लगी थी। इसीलिए चौथा भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 1, 3 और 4 करेक्ट उत्तर होगा, अर्थात यहाँ पे सी राइट ऑप्शन होगा। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए सामान्य था। तपस्या और भोग के अतिवाद से बचाव। देखिए, तपस्या और भोग दोनों ही यहाँ पे आपको समझना है कि अतिवाद से क्या करना है, यहाँ पे बचाव करना है। और यहाँ पे दिया किसके लिए है, यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए समान था। तो तपस्या देखेंगे यहाँ पे, चाहे हम लोग जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, दोनों ने ही यहाँ पे बल दिया। बुद्ध ने ऑलरेडी बोधि वृक्ष के नीचे कितने दिनों तक रहकर कठिन तपस्या की अपने शरीर को कष्ट देते हुए। ठीक वैसे ही देखेंगे जैन धर्म में महावीर स्वामी का नाम ले लें तो उन्होंने भी अपने शरीर को काफ़ी कष्ट दिया। तपस्या के दौरान कीड़े मकोड़े सांप तक उनके शरीर में रेंगने लगे थे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब अगर इसको हम काट दें तो तपस्या के अतिवाद से बचाव, तो वैसे ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भोग को लेके देखा जाए तो ये यहाँ पे कुछ हद तक दोनों ही धर्मों में राइट ऑप्शन हो सकता है। भोग के अतिवाद से बचाओ, जैसे कि बुद्ध धर्म में भी बोला जाता है कि तृष्णा को त्यागो, इच्छा को मारो, भौतिक चीज़ों का यहाँ पे त्याग करो। जैन धर्म में भी कुछ कुछ यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये दोनों के लिए सही तरीके से लागू नहीं होता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वेदों के अधिकार के प्रति यहाँ पे उदासीनता, वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता। अब यही आपको समझना है कि देखिए, कोई भी जब यहाँ पे नया धर्म बनेगा, कोई नया धर्म बनेगा तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ अपने ही धर्म को रखेगा ना कोई। खुद आप सोच के देखिए। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, यहाँ पे जब बौद्ध धर्म का उदय हो गया, जैन धर्म का उदय हो गया, तो इन्होंने अपने आप को सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तौर पे रखा।
भगवान के नाम पे भी, गॉड के भी नाम पे भी यहाँ पे देखा जाए तो इसमें ये लोग बहुत खुल के साम बोलते नहीं है, साइलेंट ही रहते हैं यहाँ पे। और आगे चल के जो भी इनके भक्तगण हुए, इनके अनुयायी हुए, जो कि सबसे टॉप पे जो जो जिस जिस धर्म को मानता है वे उसी को रखते हैं। तो यहाँ पे वेदों के प्रति, वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता ये कहना गलत नहीं होगा। अनुष्ठानों की प्रभावकारिता से यहाँ पे इनकार, अनुष्ठान की प्रभावकारिता से यहाँ पे इनकार। चूँकि देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म ने वेदों और पुरोहित वर्ग के अधिकार के साथ भव्य अनुष्ठान की धारणा को यहाँ पे खारिज कर दिया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करते थे, जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक नए शरीर में आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अब अनुष्ठान यहाँ पे जो भी यहाँ पे किया जा रहा है, खासकर ब्राह्मण धर्म के साथ या फिर ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत, तो जो भी अनुष्ठान यहाँ पे किया जा रहा है, खुद आप सोचिए कि ये कोई न कोई इच्छा मांगने के लिए या फिर इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे वैदिक काल वगैरह में पुत्र प्राप्ति के लिए हो गया, गायों के लिए हो गया। आगे चल के देखेंगे तो पूरी तरीके से इसका जो संबंध है यहाँ पे इच्छाओं से यहाँ पे जुड़ते चले जा रहा है। तो इसीलिए अनुष्ठानों की प्रभावता से इनकार यहाँ पे किया गया दोनों के द्वारा, ये कहना गलत नहीं होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन, करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3, सी। नागर, द्रविड़ और वेसल शैली किससे संबंधित है? ये तो आसान सा ऑप्शन है। भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, जिनको हम लोग नागर, द्रविड़ और वेसर शैली के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग थोड़ा डिटेलिंग करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ नागर शैली, बीच में मैं कर देता हूँ यहाँ पे बेसर शैली, आसान रहेगा समझने में। बेसर शैली, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। नागर को ही यहाँ पे उत्तरी शैली या कर सकते हैं, ठीक है, उत्तरी शैली या नागर शैली के रूप में जानते हैं। द्रविड़ शैली को दक्षिणी शैली या, ठीक है, द्रविड़ शैली के रूप में ही जानते हैं। और बेसर शैली को यहाँ पे मिश्रित शैली के रूप में भी जानते हैं। अब नागर शैली के अंतर्गत देखेंगे तो बहुत सारी उपशैली है। जैसे आपको मिलने के लिए, देखने के लिए मिल जाएगा पाल उपशैली, पाल, ओडिशा, खजुराहो, इसके अलावा यहाँ पे सोलंकी। ये सारे राजवंशी हैं एक तरीके से देखा जाए, और इन्होंने अपने कालखंडों के दौरान कुछ मंदिरों का निर्माण कराया जो उनके नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें इफेक्ट किसका है? यहाँ पे नागर शैली का ही है, इसीलिए इसको नागर शैली का उपशैली भी माना जाता है। ठीक उसी तरीके से देखें, देखिए द्रविड़ शैली में तो यहाँ पे पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया, या फिर चोल, पांड्य, या फिर हम लोग कह सकते हैं विजयनगर शैली। तो ये सब कोई अलग से नहीं आया हुआ है, ये भी द्रविड़ शैली का ही उपशैली के रूप में माना जाता है। अब बेसर शैली देखेंगे, बीच का जो इलाका है, बीच का जो इलाका है, खासकर देखा जाए यहाँ पे कृष्णानगर के आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ, तो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे जो शासक थे राष्ट्रकूटों के द्वारा, इसके अलावा चालुक्यों के द्वारा, काकतीय हो जाएगा, काकतीय, या फिर होयसल। ये सब याद करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो कौन कौन से राजवंश का जियोग्राफिकल जो लोकेशन है उससे भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। याद करने की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान से देखते चलिए। अब थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं, जैसे कि नागर शैली की हम लोग बात करते हैं। तो भारत में देखेंगे नागर जो शैली है, सर्वप्रथम इसका निर्माण नगरों में होने के कारण ही इसको नागर शैली बोला गया। और हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, इधर जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है विंध्य, इधर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज, तो विंध्य से लेकर पूरा पूरा ऊपर उत्तर में हिमालय तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा नागर शैली। इधर जितनी भी मंदिरों का निर्माण हुआ है सब इसी के अंतर्गत यहाँ पे शामिल किया जाता है। और इससे 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में जो भी मौजूद शासक थे उन्होंने इस शैली को पर्याप्त संरक्षण भी दिया हुआ है।
इसमें देखेंगे तो विशेषता क्या है तो नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होती है। ध्यान रखिएगा, चतुष्कोणीय यहाँ पे होती है, 4 भुजाओं वाले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आयताकार के भी आप रूप में समझ सकते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको चतुष्कोणीय होते हैं। अब इसमें कई सारा जो भाग होता है, जैसे कि गर्भगृह हो गया, इसके अलावा शिखर, आमलक, ये आपको ध्यान देना होगा जब आप पढ़ते होंगे आर्ट एंड कल्चर का, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा चीज़ बना रहता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे होता है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में काफ़ी लंबे समय तक, वर्तमान तक इसकी झलक देखी जा सकती है। कृष्णा नदी से लेके, देखेंगे द्रविड़ शैली है यहाँ पे, कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। हालांकि बेसर शैली भी देखेंगे यहाँ पे तो लगभग विंध्याचल से लेके, मतलब बिंद से लेके कृष्णा नदी तक। कृष्णा नदी यहाँ है तो बीच का इलाका ये हो जाएगा जो कि बेसर शैली के अंतर्गत आएगा, बिंद से लेके कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी से नीचे हो जाएगा यहाँ पे द्रविड़ शैली। तभी मैंने कृष्णा नदी का जिक्र कर दिया था बेसर शैली के दौरान। देखिए बोलने के दौरान लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ शब्दावलियाँ थोड़ा इधर उधर हो जाती है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो द्रविड़ शैली यहाँ पे हो गया। इस शैली के जो मंदिर, सॉरी, बेसर शैली में इस शैली के जो मंदिर है विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। और बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जा सकता है, जैसे और भी नाम है, राष्ट्रकूट है, काकतीय है, होयसल है। इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें अच्छा खासा गोपुरम बनाया गया है। तो गोपुरम आपको बेसिकली द्रविड़ शैली मिलेगा, लेकिन बेसर शैली में भी देखेंगे तो जो मंदिर का जो पार्ट है नागर शैली का, और गोपुरम जो मंदिर गेट में होता है वो यहाँ पे द्रविड़ शैली का। तो इस तरह की एक्टिविटी आपको बेसर शैली में देखने के लिए मिलेगी, जो मिश्रित रूप दिखाई देगा नागर और द्रविड़ शैली का। कांग्रेस के मंत्रालयों ने 1939 में 7 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसके पीछे कारण था कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रालय नहीं बना सकी थी। ये गलत हो जाएगा। कांग्रेस में एक वामपंथी के उदय ने मंत्रालयों के काम को असंभव बना दिया, गलत हो जाएगा। उनके प्रांतों में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक गड़बड़ियाँ हुई, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कोई कथन सही नहीं, राइट ऑप्शन यही होगा, राइट आंसर यही होगा, यहाँ पे डी। अब यहाँ पे समझना है कि उस समय कौन सी ऐसी एक्टिविटी हुई थी। देखिए उस समय 1939 में वायसराय, आपको ध्यान होगा कौन था यहाँ पे, लिनलिथगो वायसराय था। और उधर हिटलर के द्वारा, अर्थात जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी जर्मनी के साथ युद्ध में। अब एक जो शुरुआत थी, हिंसक शुरुआत थी, वो यहाँ पे हो चुकी थी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या थी अंग्रेजों के साथ, और लिनलिथगो ने आनन फानन में देखेंगे तो भारतीय लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घोषित कर दिया कि ये हमारे साथ हैं। और इसी के विरोध में यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर और नवंबर के महीने के आसपास इस्तीफा यहाँ पे दे दिया था, जो कि दिए गए विकल्पों में से ऐसा कोई ठोस विकल्प नहीं दिया है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन को लागू किया जाए। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन को लागू किया गया, बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि इस अधिनियम ने प्रमुख प्रांतों के लिए सरकार का दोहरा स्वरूप अर्थात द्वैध शासन भी यहाँ पे प्रदान किया गया। ऐसे प्रत्येक प्रांत में सरकार के कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण किया गया, जैसे आपको पता भी है, हस्तांतरित हो जाएगा, आरक्षित विषय हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो हस्तांतरित जो सूची होती थी प्रांतीय परिषद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों की सरकार को दिया गया था। हस्तांतरित सूची में कृषि था, स्थानीय सरकार का पर्यवेक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल था, जिसमें भारतीयों की एक तरीके से जवाबदेहिता थी।
और सरकार के अन्य सभी क्षेत्र आरक्षित सूची में शामिल थे, वायसराय के नियंत्रण में थे, खासकर रेवेन्यू से संबंधित जो भी चीज़ें होती थी। आरक्षित सूची में जैसे रक्षा हो गया, विदेश मामले हो गया, संचार हो गया, रेवेन्यू हो गया, सब यहाँ पे अंग्रेजों के कंट्रोल में था। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन को लागू किया गया। ये तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये लागू किया गया था 1909 में ही। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, जिसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी बोला जाता है, इसमें मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा लागू की। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध बना दिया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप के सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में भी जाना जाने लगा था। तो दो गलत हो जाएगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण, अर्थात यहाँ पे कुछ शक्तियाँ यहाँ पे भारतीयों को भी यहाँ पे क्या कर दी गई थी। तो तीसरा यहाँ पे करेक्ट होगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3, राइट आंसर 1 और 3। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक सम्मेलन की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इस मंच का गठन मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में विधायिकाओं में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने के लिए यहाँ पे किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, ये गलत हो जाएगा। देश में सभी सामाजिक सुधारों को एक साथ लाने के लिए एमजी रनाडे और घनश्याम दास बिरला ने राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्देश्य भारत में एक विचारधारा के रूप में समाजवाद का प्रसार करना था, ये भी गलत हो जाएगा। अब 3 गलत है तो चौथा ही सही होगा। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ के रूप में काम किया और इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करना था। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। अब इस सम्मेलन की जो स्थापना थी, जैसे कि एमजी रनाडे, रघुनाथ राव द्वारा की गई थी और यह वस्तुतः देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार ही था एक तरीके से। और इसका पहला जो सत्र आयोजित किया गया था 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक सम्मेलन के रूप में ही किया गया था और इसने पूरी तरीके से सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना की थी? भारत के किसान और मजदूर दल, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। किसान और मजदूर संघ की स्थापना देखा जाए तो 1947 में यहाँ पे किया गया था। किसान और मजदूर संघ है। और पार्टी की स्थापना महाराष्ट्र में जैसे कि तुलसीदास जाधव, केशवराज जेडे के द्वारा यहाँ पे 2 मुख्य लोग थे, किया गया था। तो पहला गलत हो जाएगा। ऑप्शन से भी यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अगर पहला ऑप्शन गलत कर देते हैं यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है 2 और 3। तो राइट ऑप्शन तो यहाँ पे मिल ही गया। देख पा रहे हैं अभी वर्तमान में चाहे बीपीएससी में हो गया, एलिमिनेशन जो मेथड है यहाँ पे काम कर रहा है, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। यूपीएससी में तो थोड़ा रिस्क हो गया है अब प्रश्नों के प्रारूप को देखते हुए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करेगा। जहाँ आपको टाइम सेविंग का मौका मिले वहाँ चुकिए नहीं, थोड़ा कॉन्शियस रहिए एग्ज़ाम हॉल में, टाइम ज़रूर बचेगा। तो अब यहाँ पे 2 और 3 करेक्ट उत्तर होगा, देख लेते हैं। दूसरा है यहाँ पे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित पार्टियाँ थी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और आज़ाद मजदूर संघ के रूप में भी थी। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1942 में नागपुर में हुई थी, दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए की गई थी। और MCF अम्बेडकर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी का उत्तराधिकार संगठन के रूप में मौजूद था। तीसरा है यहाँ पे आज़ाद मजदूर संघ, इसी को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी बोला जाता है। 15 अगस्त 1936 को इसकी स्थापना अम्बेडकर के द्वारा यहाँ पे की गई थी, ILP भी बोला जाता है।
इस पार्टी ने भारत में जाति और पूंजीवादी संरचना का विरोध किया, भारतीय श्रमिक वर्ग का समर्थन किया और भारत में जाति को खत्म करने की मांग की। अम्बेडकर के बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं, थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं। अम्बेडकर, देखिए इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू में, इंदौर में हुआ था और वह विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे। उस समय डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले विदेशों में पहले भारतीय थे। स्वतंत्र भारत के पहले वह कानून और न्याय मंत्री भी बने थे। कानून और न्याय मंत्री बने थे। वह एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, जिन्होंने दलितों को प्रेरित किया, बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया उस समय, और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान भी चलाया। भारतीय संविधान के वास्तुकार उन्हीं को यहाँ पे माना जाता है। और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था और उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया, जिसका मुख्य कारण क्या था? गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीति का खंचाव को पूरा करने में विफल रहा। गलत है यहाँ पे। हालांकि देखा जाए तो 1932 में आमरण अनशन यहाँ पे किया, जिसका मुख्य कारण था, ये देखिए स्टेटमेंट तो सही है कि गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीति का खंचाव को पूरा करने में विफल रहा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। 1932 में आमरण अनशन से संबंधित है, सही नहीं है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद थे। रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, सी। करेक्ट उत्तर यही होगा, क्योंकि मैकडोनाल्ड जो पुरस्कार है गोलमेज सम्मेलन के पश्चात ब्रिटिश शासन ने भारतीय राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पे प्रयास किया हुआ था, और इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप यहाँ पे मैकडोनाल्ड घोषणा आई। फिर इसी को यहाँ पे सांप्रदायिक पंचाट से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। सांप्रदायिक पंचाट की यहाँ पे शुरुआत की गई थी 16 अगस्त 1932 को। और इसके प्रावधान जो थे, कभी कभी इन प्रावधानों से प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की संख्या बढ़ाकर यहाँ पे दुगुनी कर दी गई। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, जैसे मुस्लिमों के लिए था, अल्पसंख्यकों के लिए था, या फिर अलग अलग जो भी धर्म थे उनके लिए था, वैसे ही यहाँ पे दलितों के लिए भी। अब सोचिए, अब दलित यहाँ पे देखा जाए तो हिंदू धर्म के अंतर्गत यहाँ पे थे, लेकिन इनको एक अलग जाति के रूप में यहाँ पे अलग निर्वाचक मंडल यहाँ पे दिया गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन यहाँ पे शुरू कर दिया। और फाइनली यहाँ पे पुणे में स्थित यरवदा जो जेल था, उसमें 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। और इस पूना पैक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति करने की यहाँ पे मैंने कह सकते हैं कि परमिशन दे दिया था। और इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को यहाँ पे त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या विधान मंडलों में 71 से बढ़ा के 147 कर दिया गया। और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या यहाँ पे 18% यहाँ पे कर दी गई। तो यहाँ पे सी राइट ऑप्शन है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था। लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था। सरकार ने रैयतों को यहाँ पे पट्टा दिया। कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया था। देखा जाए तो तीनों का तीनों ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे करेक्ट उत्तर सी ही होगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसकी स्थापना 1820 में
ऑफिशियली तौर पे सर थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। शुरुआत में मद्रास और बॉम्बे क्षेत्रों में लागू किया गया था। और इसमें देखिए जो लगान था किसानों के द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता था, और इसमें सरकार ने रैयतों को पट्टा दिया हुआ था, अर्थात एक तरीके से भूमि का मालिक इसमें किसानों को ही बनाया गया था। और इसमें देखेंगे तो जो राजस्व जो था, जैसे कि दो टाइप का था, शुष्क भूमि में 50% और यहाँ पे हो जाएगा आर्द्र भूमि में यहाँ पे हो जाएगा 60%। क्योंकि ये सब दक्कन का क्षेत्र है, बहुत सारा शैडो एरिया भी आता है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, वर्षा की मात्रा कमी आती है, तो वहाँ पे फसलों के उत्पादन में ज़रूर ही प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दो टाइप का यहाँ पे एक तरीके से लगान कह सकते हैं, ठीक है, राजस्व वसूली को अपनाया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य में सबसे प्रभावी योगदान यह था कि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। बिल्कुल करेक्ट है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों के आत्मविश्वास को बहाल किया। गलत है ये। देखिए यहाँ पे एक होता है ना, मतलब जैसे कि रिलीजियस व्यू से भी देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति थे, और यहाँ पे दिया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की। तो जब तक आप श्योर एंड सर्टेन नहीं रहते हैं, ऐसे जो दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, खासकर इस रिलीजन से भी कोरिलेट करके आप इसे गलत कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे धर्म का जो व्यक्ति है कोई और धर्म का वो स्टडी नहीं कर सकता, अध्ययन नहीं कर सकता है। किसी भी अन्य चीज़ से पहले सभी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया गया। ये भी गलत है। किसी भी अन्य चीज़ से पहले सभी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया गया, ये भी गलत है यहाँ पे। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अंग्रेजों द्वारा भारतीय आर्थिक शोषण को उजागर किया। कोई इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें देखेंगे तो प्राचीन भारतीय ग्रंथियों की जो व्याख्या जो कह रहे हैं यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, विवेकानंद, इन सारे लोगों ने भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों का आत्मविश्वास बहाल किया है। तीसरा है यहाँ पे किसी भी अन्य चीज़ से पहले सभी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया गया। देखिए, सामाजिक सुधार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक उत्थान, ये सब अपने एजेंडे का पालन करते हुए नौरोजी सहित कई सारे भारतीय उदारवादियों ने कई तरह के उपाय किए थे। इनमें शैक्षिक था, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण, राजनीतिक संघों का गठन, राज प्रशासन के लिए याचिकाएं। तो यहाँ पे देखेंगे तो वो पूरी तरीके से ऊपर और नीचे दोनों तरह के धर्मशास्त्र शामिल थे। तो इसीलिए यहाँ पे तीसरा जो कथन है यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही नहीं हो सकता है। और भी इनके बारे में जान लीजिए, जैसे कि 1895 में वे भारत के खर्च पर शाही आयोग के सदस्य भी बने हुए थे। 1893 में उन्होंने भारतीय हितों के लिए भाग लेने के लिए एक भारतीय संसदीय समिति बनाने में भी मदद की हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, 1895 में शाही आयोग के सदस्य बने हुए थे। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे एक ही होगा। ध्रुपद के संदर्भ में भारत की प्रमुख परंपराओं में से एक जिसे सदियों से जीवित रखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? ध्रुपद की उत्पत्ति और विकास मुगल काल के दौरान राजपूत राज्यों में हुआ था। राजपूत राज्यों में यहाँ पे हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देख पा रहे मुगल काल के दौरान कह रहा है कि राजपूत राज्यों में हुआ था, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है और प्राचीन साहित्य में देखा जाए तो नाट्य शास्त्र
नाट्य शास्त्र को यहाँ पे ध्रुपद का सोर्स माना जाता है। हालांकि देखिए संगीत वगैरह जो भी एक्टिविटी आती है तो सामवेद को यहाँ पे श्रेय दिया ही दिया जाता है, इसीलिए इसको सामवेद के प्राचीन पाठ से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो यहाँ पे दिया है मुगल काल के दौरान, ऐसे ही ये गलत हो जाएगा। ध्रुपद मुख्य रूप से भक्ति और आध्यात्मिक संगीत है। यह भक्ति और आध्यात्मिक संगीत का ही एक रूप है जो राग की शुद्धता को बनाए रखने पर जोर देता है। और इसमें देखेंगे तो कम से कम 4 श्लोक है, जैसे कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। अष्टेहि, अंतरा, अंतरा, संचारी, इसके अलावा एक होता है अभोग। इन सब पे बहुत ही यहाँ पे कंट्रोल रखना होता है ध्रुपद संगीत का गायन करते समय। ध्रुपद आलाप मंत्रों से संस्कृत पाठ्यक्रमों का यहाँ पे उपयोग करता है। बिल्कुल करेक्ट है, ध्रुपद संगीत अपने आप में संस्कृत भाषा की लिपियों के साथ विकसित हुआ है और पाठ पूरी तरीके से पहले तैयार किए गए खंड आलाप से ही यहाँ पे होता है। और यहाँ पे मेन यहाँ पे जो इसका ओरिजिन क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, यहाँ पे इसका संस्कृत ही यहाँ पे। तो दूसरा और तीसरा भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। आप कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य के बीच अंतर कैसे करते हैं? भरतनाट्यम के बीच अंतर कैसे करते हैं? नृत्य कभी कभार संवाद बोलते हुए कुचिपुड़ी नृत्य में पाया जाता है, लेकिन भरतनाट्यम में नहीं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पीतल की थाली के किनारे पर पैर रखकर नृत्य करता भरतनाट्यम की विशेषता है, लेकिन कुचिपुड़ी नृत्य में इस तरह की हरकत नहीं होती है। तो दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। भरतनाट्यम देखिए प्राचीन काल में, दोनों में हम लोग अंतर ही कर लेते हैं एक तरीके से। एक तरफ है भरतनाट्यम और दूसरी तरफ है यहाँ पे कुचिपुड़ी। सुनते रहिए, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है प्राचीन काल में और कुचिपुड़ी देखेंगे तो एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन भरतनाट्यम से अपेक्षाकृत यह नया ही है। दोनों को कंपेरिजन किया जाए तो भरतनाट्यम काफ़ी पुराना है। इसका अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में ही ओरिजिन है और कुचिपुड़ी का यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ। इसमें देखेंगे तो सटीक और लयबद्ध क्रम दिखाई देगा, सटीक और लयबद्ध कदम पूरा। और इसमें यहाँ पे गोल कदम गोल गोल घूमते हुए इसमें नजर आएंगे। इसमें जो विषय होगा यहाँ पे धार्मिक और आध्यात्मिक होता है भरतनाट्यम में। इसमें देखेंगे तो खासकर, ठीक है, भगवत पुराण वगैरह पे यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। भरतनाट्यम को पहले देवदासियों के द्वारा, दक्षिण भारत में देवदासियों की काफ़ी लंबी परंपरा रही है, जिसमें देखा जाए तो जो भी अविवाहित जो महिलाएं होती थी उनको यहाँ पे मंदिरों में सेवा करने के लिए यहाँ पे रख दिया जाता था। हालांकि वर्तमान में बहुत सारे जो रिसर्चर्स है रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि उनका शोषण भी बहुत बड़े मात्रा में किया गया धर्म की आड़ में, और इसीलिए इसको अब पूरी तरीके से बैन ही कर दिया गया है। पहले इसमें देखेंगे कुचिपुड़ी में तो पुरुष ब्राह्मण लोग ही यहाँ पे करते थे, या पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें जो नर्तकी है संवाद नहीं बोलते हैं, बस अपने बॉडी लैंग्वेज या बॉडी एक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं। और इसमें कुचिपुड़ी में नर्तकी क्या करते हैं, संवाद भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बीच बीच में संवाद भी बोलते हैं। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी प्रथाओं में से किसको आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता था? ध्यान और सांस पर नियंत्रण, एकांत स्थान पर गंभीर तपस्वी व्यायाम। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है, एकांत स्थान पर गंभीर तपस्वी व्यायाम, ठीक है, ये भी सही है, एकांत स्थान पर यहाँ पे होना ही होना चाहिए। पवित्र गीतों को अपने श्रोताओं में परमानंद की स्थिति को यहाँ पे जगाने के लिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यमय रूप है। अगर देखा जाए तो जैसे भक्ति आंदोलन आया था उस समय, ठीक वैसे ही यहाँ पे चल रहा था इस्लाम में ही एक सुधार आंदोलन के रूप में, जिसको सूफी आंदोलन बोला गया,
जो ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर केंद्रित है और भौतिकवाद को पूरी तरीके से दूर करता है। सूफी प्रथाओं में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे शामिल किया गया, जैसे कि भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति प्रेम और प्रार्थना पे, भक्ति पर बहुत जोर दिया गया। संगीत और नृत्य पर भक्ति भाव को यहाँ पे जगाने का प्रयास किया गया। सांस की प्रथाओं पर ध्यान नियंत्रण, कंट्रोल, समा, मुरीद, ऐसे बहुत सारी शब्दावलियाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि समा होता है ना, हम लोग आज भी बोलचाल में प्रयोग करते हैं, समा बांध देना। एक जो संगीतमय होता है, जो ऐसे सामने वाले व्यक्ति को मंत्र मुग्ध कर देता है, वही तो है समा। दूसरा है मुरीद। ठीक है, मुरीद या शिष्य को एकांत स्थान पर आध्यात्मिक अभ्यास करके कई सारे राज्य और राज्यों से गुजरना पड़ता था, इसलिए बीच बीच में उन लोगों के द्वारा ठनकाह वगैरह की भी स्थापना की गई थी। तो तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? युद्ध प्रयासों के लिए अनिवार्य आर्थिक सहायता। गलत हो जाएगा। परीक्षण के लिए परीक्षण और सारांश प्रक्रियाओं के बिना कारावास। खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लागू। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो बी ही राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 लाया गया था, जिसे भारतीय रक्षा विनिमय अधिनियम भी कहा जाता था। और 1915 में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा अधिनियमित एक आपातकालीन आपराधिक कानून था, जिसका उद्देश्य क्या था कि युद्ध के दौरान और उसके बाद की राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को यहाँ पे कम करना था। लेकिन अब उससे भी कठोर यहाँ पे कदम उठाया गया 1919 में, जो कि यहाँ पे जेम्स फोर्ड की अवधि में लागू कर दिया गया था रॉलेट एक्ट के नाम से। और इस अधिनियम ने सरकार को किसी भी संदिग्ध को बिना किसी मुकदमे की सजा और कानून की अदालत में कैद करने के लिए यहाँ पे अधिकृत किया हुआ था। देखा जाए तो पूरी तरीके से जो हॉबियस जो कॉर्पस जिसे बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षकरण, उसको दबाने का भी इस कानून ने काम किया। और यही कारण है कि इसका विरोध करने के दौरान पंजाब के क्षेत्रों में डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू 2 लोग थे। इन लोगों ने पंजाब के क्षेत्रों में इसका यहाँ पे विरोध किया और गिरफ्तार हो गए, और फलस्वरूप जालियांवाला बाग में इस गिरफ्तारी के विरोध में बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए। दूसरा आर्गूमेंट है कि उस दिन बैसाखी का दिन भी था। फाइनली यहाँ पे अप्रैल 1919 में ही यहाँ पे जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है? कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने ऐतिहासिक लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को यहाँ पे पारित किया हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज को पारित किया हुआ था, जबकि नेहरू रिपोर्ट में, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पे मांग रखी गई थी, लेकिन 1929 का जो लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ है, पूर्ण स्वराज। तो इसीलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और एक सार्वजनिक घोषणा भी की गई थी 26 जनवरी 1930 को, एक दिन में की गई, जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में चुना हुआ था। इसकी अधिवेशन यहाँ पे की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच मतभेद उस सत्र में हल हो गया था। ये तो गलत है ना यहाँ पे दूसरा, क्योंकि ये आपको याद होगा कि 1907 में ही बंगाल विभाजन के बाद से ही यहाँ पे सूरत विभाजन के रूप में सामने आया। कांग्रेस में 2 धड़े में लोग बढ़ते हुए नजर आए, एक को यहाँ पे चरमपंथी और दूसरे को नरमपंथी बोला गया। इसी को एक को यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे को यहाँ पे मॉडरेट के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता यहाँ पे नरमपंथी नेता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो दूसरा यहाँ पे गलत है। और इनका जो मिलन हुआ था, देखा जाए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, उसमें किया गया था। उस सत्र में 2 राष्ट्र सिद्धांत को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी गलत है, क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत यहाँ पे लाहौर, ध्यान रखिएगा, लाहौर का जो संकल्प था उसमें पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य
की मांग की गई। और लाहौर के एक पार्क का नाम है मिंटो पार्क, कभी कभी एग्जाम पूछ देगा इसको। मिंटो पार्क में पारित किया गया, जहां मुस्लिम लीग ने 1940 में 3 दिन का वार्षिक आयोजन किया था। अब उसमें देखेंगे तो मार्च 1940 तक आते आते लाहौर में लीग के 3 दिवसीय वार्षिक आयोजन में जिन्ना ने अंग्रेजी में 2 घंटे तक पूरा पूरा डिटेल भाषण दिया था, जिसमें इतिहासकार जो 2 नाम है, जैसे कि एक है यहाँ पे तलबोट और दूसरा नाम है यहाँ पे सिंह। इनके शब्दों में 2 राष्ट्र सिद्धांत के तर्क दिए गए थे। यह कि एक मुस्लिम और हिंदू अखंड धार्मिक समुदायों के विरोध में थे और इस तरह कोई समझौता नहीं किया जा सकता था जो पूर्व की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता था। तो यहीं पे माना जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के यहाँ पे मांग रखी गई थी लाहौर संकल्प ने। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1929 से संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो करेक्ट उत्तर सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, अर्थात राइट आंसर इज ए। भगवान बुद्ध की छवि को कभी कभी हाथ के इशारों के साथ दिखाया जाता है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है। यह प्रतीक है, यह किसका प्रतीक है? बुद्ध की पृथ्वी को मारा के ऊपर देखने के लिए और मारा को अपने ध्यान में खलल न डाले। एक ऑप्शन पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको बता दूं। देखिए, एक है यहाँ पे मारा, मारा इसी को यहाँ पे मार भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग आम भाषा में देखा जाए तो यही है हमारी इच्छा, इच्छा इसी को है यहाँ पे क्या बोलते हैं, तृष्णा। जैसे कोई काम अगर आप करते हैं, सपोज करिए कोई काम, अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक ड्रीम है कि भाई हमें IAS PCS निकालना है। तो IAS PCS निकालना यही तो है मार, एक तरीके से समझ सकते हैं। यही है क्या है, मार। यही है इच्छा, यही है तृष्णा। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब बुद्ध उस समय कठिन जब तपस्या कर रहे थे ध्यान लगा के, तो मार ने पीछे से बहुत अधिक अटैक किया कि क्यों कर रहे हो ऐसे, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। मैंने मैं समझाने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। मैंने एक से एक उनको यहाँ पे प्रलोभन दिया गया, लेकिन फिर भी बुद्ध ने अपनी इच्छाओं को मारते हुए, मार को एक तरीके से मारते हुए, मार इसी को यहाँ पे राक्षस की यहाँ पे संज्ञा दी जाती है। देखते हैं ना पुराने ज़माने में जब आता था, आज भी आता है, धार्मिक सीरियल वगैरह जब आता है, तो जब भी कोई राक्षस क्या करता है, जब तपस्या करता है तो देवताओं को पहले ही पता लग जाता है। तो फिर उसको तपस्या को बाधित करने के लिए देवताओं के द्वारा कभी कभी भेजा जाएगा, अग्निदेव को, वरुण देव को, ऐसे पवन देव को। तो राक्षस हिलता डुलता नहीं है, कठोर तपस्या करके जो वरदान वो प्राप्त कर ही लेता था। यहाँ पे मैं बुद्ध को इसी कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल में सेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो बुद्ध को बिल्कुल ही एक राक्षस की तरह, एक मार की तरह, एक तृष्णा इच्छा की तरह बुद्ध के मार को यहाँ पे रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन बुद्ध उन सारे चीज़ों से हिले नहीं, डिगे नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। मार के प्रलोभनों के बावजूद उसकी पवित्रता और शुद्धता का गवाह बनने के लिए बुद्ध का पृथ्वी पर क्या किया गया, आगमन किया गया। स्वयं यहाँ पे पृथ्वी भी यहाँ पे साक्षी बनता है कि जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई पूरा का पूरा, तो फिर मार को प्रूव करने के लिए, मार को लगता था कि नहीं अभी भी बुद्ध को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो बुद्ध ने माना जाता है कि अपनी एक उंगली को पृथ्वी के ऊपर रखा और पृथ्वी बुद्ध के ज्ञान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पृथ्वी की तरफ आवाज आने लगी कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, कुछ ऐसा करके। तब जाके मार को विश्वास हो गया, अर्थात अब बुद्ध को यहाँ पे कोई हरा नहीं सकता था। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब ये मगध के क्षेत्रों की तरफ गए तो उस समय शासक कौन था, बिम्बिसार। बिम्बिसार ने कितना बड़ा ऑफर कर दिया कि आप आइए और हमारे यहाँ रहिए, मगध का आप शासक बन जाइए, सीधे ही राजगद्दी को सौंप देना। बुद्ध की इतनी अधिक कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस था उस समय, और फिर भी बुद्ध ने हंस के उसको क्या किया, ठुकरा दिया। तो ये है यहाँ पे अपने आप पे विजयी होता है ना, बोलते हैं कि अपने ज्ञानेंद्रियों पे, अपने इंद्रियों पे पूरी तरीके से क्या कर लो, कंट्रोल कर लो। जो व्यक्ति अपने
इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेगा, उसे विश्व विजेता बनने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से क्या था? भक्ति है, चित्र पूजा है और यज्ञ है, प्रकृति और यज्ञों के पूजा, प्रकृति और भक्ति की पूजा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वैदिक आर्यों का मुख्य जो धर्म का मुख्य रूप था उसमें प्रकृति पूजा था, यज्ञों की पूजा करना था, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करना था। वैदिक युग की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के आसपास चला। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि 1500 से लेके लगभग 1000 या 900 ईसा पूर्व तक यहाँ पे ऋग वैदिक काल, उसके बाद से उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा चेंजेज आएगा। हालांकि इस काल में देखेंगे तो कुछ प्रमुख देवता काफ़ी ही वेदों में जिनका जिक्र मिलता है, जैसे इंद्र हो गया, पृथ्वी, अग्नि, वरुण, वायु। इसमें कुछ महिला देवताओं के भी जिक्र है, जैसे कि उषा और अदिति, इनका नाम पूछा जा सकता है, उषा और अदिति। वैदिक पुरोहितों के 4 पुरोहितों द्वारा यज्ञों का आमतौर पर समापन किया जाता था, जिसमें अलग अलग नाम भी दिया जाता है, जैसे होदा, अर्घ्यु, उद्गाता, ब्रह्म। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्म समाज के बारे में यहाँ पे सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से यहाँ पे इनकार किया, जो कि दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद क्या है, पूरी तरीके से अचूक है। तो ये भी यहाँ पे ब्रह्म समाज के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो देखिए वेद को अचूक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। एक मैं सती प्रथा की घटना को जिक्र करता हूँ कि सती प्रथा के खिलाफ देखिए राजा राम मोहन राय इतना एग्रेसिव क्यों हुए। माना जाता है कि उनकी शायद कोई अपनी रिलेटिव थी, शायद उनकी भाभी थी, उनकी भाभी भी सती प्रथा का शिकार हुई थी, जिसकी वजह से राजा राम मोहन राय बहुत एक तरीके से होता है ना खींचना, पूरे उन्होंने वेदों को उलट पलट के रख दिया। कहीं भी सती प्रथा वगैरह का यहाँ पे जिक्र नहीं था। तो वेद को लेके देखा जाए तो एक होता है ना, मतलब कि यही सर्वश्रेष्ठ है। उस समय जो नैरेटिव एक तरीके से सेट किया गया था, इसमें राजा राम मोहन राय की मॉडर्निटी के आगे, ठीक है, उन्होंने वेदों को माना, लेकिन वैसा नहीं माना जैसे कि आर्य समाज के लोगों ने माना, जैसे कि दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पे माना गया था। तो इसीलिए यहाँ पे तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही नहीं होगा यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे गलत हो जाएगा। और मूर्ति पूजा वगैरह जो भी कर्म कांड है यहाँ पे सब, उसको यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने इसका विरोध ही किया। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से क्या किया, इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट दिया गया था कि यह जातिबंध प्रतिबंधों के खिलाफ था। जैसे एक ही जाति के लोग जिसका यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी धार्मिक गतिविधियों को पूरा करते हैं, इसमें इसीलिए वे उनके खिलाफ थे कि यह जातिगत प्रतिबंधों के खिलाफ था, जिससे पश्चिम पूर्व के धार्मिक गुणों का मिश्रण था। और इसने बहुदेववाद की निंदा की, मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया। और ब्रह्म समाज ने वेदों के धार्मिक खजाने और शिक्षाओं को फैलाया, लेकिन कभी यह दावा नहीं किया कि वेद क्या है, पूरी तरीके से अचूक है। अभी मैंने बताया भी था आपको। तो 1 और 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा, करेक्ट उत्तर बी। प्राचीन भारत के श्रेणी के संदर्भ में जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? श्रेणियों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत था और राजा उन पर मुख्य प्रशासनिक अधिकार था। श्रेणी द्वारा मजदूरी, काम के नियम, मानक और मूल्य तय किए गए थे। श्रेणी के पास अपने स्वयं के सदस्यों पर न्यायिक अधिकार थे।
तो यहाँ पे बताना है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत था और राजा उन पर मुख्य क्या था, प्रशासनिक अधिकार था। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो श्रेणी लोग होते थे जो व्यापार किया करते थे, जिसमें कई सारी कैटेगरी हुआ करती थी, जैसे कि बुनकर थे, हाथी दांत के कारीगर, यहाँ तक कि नमक बनाने वाले पेशेवर लोग सब यहाँ पे मौजूद थे। और इनका पूरा का पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर था ना, एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ये खुद यही यहाँ पे देखा करते थे। देख पा रहे हैं ना, राजा उन पर मुख्य प्रशासनिक अधिकार था, जबकि ये बात आते नहीं है। कोई भी इनका जब मामला फंसता था, यहाँ पे मामला इनका फंसता था, तो ये आपस में क्या करते थे, उसको रिजल्व करने का यहाँ पे प्रयास करते थे। प्रत्येक श्रेणी का अपना प्रमुख होता था जो दूसरों द्वारा सहायता प्रदान करता था, और इन पदाधिकारियों को बड़ी सावधानी से यहाँ पे चुना जाता था। श्रेणी सदस्य भी कदाचार के अगर दोषी पाए जाते थे तो उन पर महाभियोग चलाने और दंडित करने के लिए यहाँ पे पूरा पूरा अधिकार था सारे लोगों का। तो यहाँ पे श्रेणी के पास अपने स्वयं के सदस्यों पर न्यायिक अधिकार थे, यहाँ पे गलत नहीं होगा। दूसरा भी सही होगा, यहाँ पे मजदूरी, काम के नियम, मानक सब ये खुद से ही क्या करते थे, यहाँ पे स्टेबलाइज करते थे। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण उनके द्वारा डैश डैश में प्रदान की गई योजना पर आधारित है। देखिए भारतीय संविधान आपको तो पता ही है, सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ही होगा। इस अधिनियम ने भारत में एक पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार की स्थापना करने पर बल दिया, जिसमें 321 खंड, इसके अलावा 10 अनुसूचियाँ यहाँ पे शामिल थी। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी कि इसने एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना के लिए प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में शामिल किया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों, संघीय सूची जैसे आज है, संघीय सूची में यहाँ पे 59 वस्तुओं को शामिल किया गया, 59 जो भी विषय थे। प्रांतीय सूची में 54 विषयों को, इसके अलावा समवर्ती सूची में 36 विषयों को शामिल किया गया। वायसराय को इसमें अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। हालांकि इस प्रकार का संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया था, क्योंकि रियासत इसमें पार्टिसिपेट नहीं की हुई थी। इसने प्रांतों में वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की यहाँ पे शुरुआत की हुई थी। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रावधान है भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। देखा जाए तो 1937 में लागू किया, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो प्रांतीय सरकारों से, या फिर जो भी मंत्रिमंडल था कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों ने उसका बॉयकॉट कर दिया। 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय का यहाँ पे परिचय दिया गया था। मताधिकार का भी इसमें विस्तार हुआ था। कुल आबादी के लगभग 10% लोगों को इसमें अधिकार मिला हुआ था। इसने एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि 2 अन्य प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की थी। यह एक संघीय न्यायालय स्थापना के लिए भी जाना जाता है, जिसे वर्तमान में जिसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो 1937 में ही यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ऐसे ही इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को।